और ऐश्वर्या ने बात लिखी है कि एंड द मेडिटेटिव हेलुसिनेशंस आर आल्सो कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स, सो दे आर एज even fictional self is from the same source. Exactly ऐश्वर्या, exactly fictional self और कहाँ से आएगा? कहीं कुछ लाने की और जगह तो है नहीं। वो मेडिटेटिव हेलुसिनेशन वो भी वहीं से आएंगे, कहीं और से आने का तो उपाय है नहीं। तो समस्या क्या है? कोई पूछे कि भी समस्या क्या है? भारत में हमने इस चीज़ को हमेशा बहुत अच्छे से रखा, इसीलिए हमने देखिए बार बार मैंने बात कही ना कि लीला शब्द का हम उदाहरण रखते हैं, तो भारत ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। वो कहते हैं ये लीला है, ये ड्युअलिटी का जो ड्रामा है ये ऐसे ही चलेगा और उस लीला से, उस ड्रामे से ही विकास की एक यात्रा चलती रहेगी। अब जब विकास की यात्रा कही जाती है तो इसमें भी बात समझ लेने की जैसी है। क्या कुछ कहीं पर अपरिपूर्ण है जो परिपूर्ण होगा? तो फिर ये उपनिषद में क्यों कहा कि वो जो परमात्मा है या वो जो सत्ता है या वो स्रोत है, वो जो दैट जिसकी बात कर रहे हैं वो पूर्ण है। पूर्ण से आप कुछ भी निकालते रहिए पूर्ण बनेगा। पूर्ण की लीला, प्ले ऑफ टोटलिटी, समग्रता का नृत्य। अब इसमें क्या होगा? विकास किसको हम कहते हैं? तमाम रंगों, तमाम ढंगों का विकसित होते चले जाना, तमाम वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उनका टकराना, बनना, फिर उनसे किसी नई चीज़ का पैदा हो जाना, ये सौंदर्य है। निकल सब वहीं से रहा, ये सारी संभावनाएं हैं। जैसे कल्पना करो, जब हम मनुष्य की यात्रा में आगे हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया तो मान लीजिए भोजन की ही बात थी। शिकार करता था व्यक्ति, पहले कच्चा खा जाता था मांस, सब्जियां खाना तो बाद में सीखा उसने, फल पहले तो मांस ही खाता था। फिर आग का आविष्कार किया उसने, भून के खाना सीखा, फिर विकास होता ही चला गया, होता ही चला गया। आज हम इतने कुज़िन्स, इतने डिशेज, इतने तरीके, इतने मसाले, पता नहीं कितनी कितनी जटिल चीज़ें हम आज जानते हैं कि हम कल्पना ही नहीं करते, धरती के इस कोने से उस कोने तक। इसीलिए फूड इंडस्ट्री कितनी व्यापक है और टीवी, सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये सब चीज़ें कितनी पॉपुलर है। तो इतनी वैरायटी कैसे पैदा हुई? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन कैसे बना होगा? कभी कुछ लोगों ने कुछ गलत कॉम्बिनेशन बनाया होगा, फिर गलत का सही, सही का गलत, फिर ये चलता चला गया होगा। तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी माइंड और ह्यूमन प्ले के इवोल्यूशन में हेलुसिनेशन, फॉल्स इमेजेस, फॉल्स गुरुज, सब कुछ आता है जाता है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का अपना एक अलग मैनिफेस्टेशन का डांस होगा। जब कई चीज़ें फॉल्स कैटेगरी में गिरेंगी तो जो ट्रू की कैटेगरी है वो और इन्हेंस हो जाएगी। अच्छा स्वाद जानने के लिए हमको खराब स्वाद की पहचान होनी चाहिए। इसीलिए जिनके टेस्ट बड्स भी बहुत अच्छी होती हैं तो उनके अंदर क्या कुशलता होती, वो हर खराब स्वाद को भी मैन्युटली जानते हैं, बता सकते हैं क्या खराब है इसमें। हमने कुछ मुंह में डाला, हमारी टेस्ट बड्स उतनी एक्टिव नहीं है, मान लीजिए अभी सेंसिटिव, तो हमको लगेगा ये खराब है। कुछ डाला ये अच्छा है, लेकिन हम अगर बारीकी से बता पाएँ कि इसमें ये खराब है, तो हम बारीकी से फिर ये भी बता पाएंगे कि ये अच्छा है, इसको ऐसे अच्छा कर सकते हैं। अब ये प्ले चल रहा है अस्तित्व में। इस प्ले में क्या हो रहा है? जिनको मेडिटेटिव हेलुसिनेशन में कहता हूँ वो भी आते हैं इसलिए क्योंकि हेलुसिनेशन से पार का जो रियलिटी का ब्यूटीफुल डायमेंशन है, खूबसूरत जो आयाम है, वो और खूबसूरत हो सके। तो इसमें होता क्या है कि हेलुसिनेशंस की कैटेगरी भी और खूबसूरत हो जाती है और इंटेंस हो जाती है।
ह्यूमन हिस्ट्री में अगर जाएं पीछे, इसको भी अगर रिसर्च करके देखें, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा पढ़ें लिखें तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। पहले मनुष्य के पास हेलुसिनेशंस भी कम थे, ज़्यादा हेलुसिनेशंस नहीं थे, ज़्यादा फियर्स नहीं थे। 2-4 बातों के डर होते थे, कहीं शिकार ना हो जाए, कहीं कोई हमको मार ना डाले, कल कहीं ऐसा ना हो कि हमें खाने को ना मिले, मतलब बहुत बेसिक फियर्स थे। फिर धीरे धीरे जो बेसिक फियर्स थे वो बड़े होते चले गए। आज के मनुष्य के अगर हम फियर्स की लिस्ट बनाएं, उसके भय जो हैं उनकी हम अगर एक लिस्ट बनाएं तो हैरानी होगी कि किताब की किताबें, लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज भरती जा रही, इतने भय। आज हमने इतने फोबियाज कैटेगराइज कर दिए साइकोलॉजी में। अतीत में क्या मनुष्य को ज्ञान था कि ये फोबियाज भी होते हैं, या अतीत में क्या सचमुच में वो फोबियाज थे? अब इसको अगर इस दृष्टि से देखें, क्या ये विकास हुआ कि पतन हुआ? कोई कहे कि पहले तो नहीं था कुछ भी, पहले तो आदमी इतना भयभीत नहीं था, इतने फोबिया भी नहीं थे। तो इतना ब्लिस और इतने हैप्पीनेस के पॉसिबिलिटीज भी नहीं थी, वो भी नहीं थी। स्पिरिचुअलिटी में भी ये यात्रा ऐसे ही चलती है, ट्रू और फॉल्स का एक डांस। जैसे जैसे वो इंटेंस होता जाएगा, वैसे वैसे जो ट्रू है, जो सच है, सत्य है, वो गहरा होता चला है। सत्य और असत्य हमेशा एक ही जितने गहरे नहीं होते। पिछले प्रश्न में ऐश्वर्या ने नटराज की भी बात लिखी, उसकी भी बात है। तो प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा, लंबा था, लेकिन उसको ऐसे समझे। भारत में हमने कुछ प्रतीक बहुत अच्छे डाले। नटराज का प्रतीक, समुद्र मंथन का प्रतीक मैं बार बार कहता हूँ। समुद्र मंथन के प्रतीक में जाए तो वहाँ भी देखिए देवता और असुर, इनके कॉम्बिनेशन से घटने वाली एक घटना, बड़े कॉपरेशन से, कोई ऐसा झगड़े में नहीं, भाई चलो हम लोग करते हैं ये काम, ठीक है। अब लिखने वालों की कुशलता देखिए, उन्होंने दैत्यों असुरों के भी तमाम कैटेगरीज, लेवल, कुछ पहुँचे हुए असुर हैं, कुछ कम पहुँचे हुए हैं, कुछ सिद्ध हैं, कुछ तमाम शक्तियों के स्वामी हैं। देवताओं में भी कुछ छोटे देवता हैं, कुछ बड़े देवता हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ बड़ी कैटेगराइजेशन है, यानी कि शेड्स हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में पैदा होते हुए कलर्स हैं, कंट्राडिक्शंस हैं। वो जो पोलैरिटीज़ हैं, वो पोलैरिटीज़ हैं, वो केवल पोलैरिटी बताने के लिए, जितनी ज़्यादा डिवीज़न ऑफ पोलैरिटी, उतनी ही ज़्यादा दूसरी पोलैरिटी की तरफ उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी। और दूसरा समुद्र मंथन में क्या घटना दिखाते हैं वो कहते हैं कि ग्रेजुअली चीज़ें निकलती हैं। एक लेवल तो एक चीज़ निकलती है, एक लेवल तो एक चीज़, और अच्छा और बुरा, हर चीज़ के अच्छे और बुरे परिणाम हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अंतिम परिणाम हलाहल और अमृत, पूरा पूरा एग्जैक्ट विभाजन, कि इतना अगर विष लेने के लिए हम तैयार हैं तो उतना अमृत भी आएगा। तो इसीलिए मेडिटेटिव हेलुसिनेशंस हैं, ये फॉल्स गुरुज हैं, ये सब कुछ है, ये सारा ड्रामा इसीलिए है। सब उसी सोर्स से हो रहा है, कोई कहीं और से नहीं हो रहा है। और जब मैं ये कहता हूँ हेलुसिनेशंस, वे सबकी बात समझाता हूँ, तो कोई कभी निंदा नहीं करता। मैं कभी देखा होगा तुमने, केवल समझाने के लिए, ये नहीं कि गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत लोग हैं, इनको हमें ख़त्म करना है, या कोई अज्ञानी है उसको मिटाना है। नहीं नहीं, वो सब कलर्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं वो, वहाँ से फिर कोई तस्वीर बनेगी। अब अस्तित्व या सोर्स या टोटलिटी, उसका इंटरेस्ट एक एक इंडिविजुअल में नहीं है, वो टोटल एवोल्यूशन में इंटरेस्ट रख रहा है। इसीलिए वो एक फेज में, एक टोटलिटी में तमाम ऐसे शरीर मन होंगे जिनमें वो हेलुसिनेशन पैदा होंगे। उसी के बैलेंस में तमाम ऐसे शरीर मन होंगे जो उस हेलुसिनेशंस के पार चले जाएंगे और संतुलन और स्वास्थ्य में प्रवेश कर जाएंगे। संतुलन,
इस संतुलन की अवस्था को दिखाने के लिए ही भारत ने नटराज का प्रतीक गढ़ा था। सृजन और विध्वंस का संतुलन, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का संतुलन। नटराज की मूर्ति को हमने नृत्य में दिखाया था और वो था द्वैत का नृत्य। अद्वैत से प्रकट हुई धारा द्वैत में आई, मैनिफेस्ट हुई और डांस शुरू। नटराज उस द्वैत का प्रतीक है, सृजन और विध्वंस का प्रतीक है, एब्सेंस और प्रेजेंस का प्रतीक है। भारत ने उसको गढ़ा, इसीलिए वो खूबसूरत है। वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत इंटरेस्ट रहा। तमाम फिजिसिस्ट, तमाम बहुत बड़े बड़े जो भौतिक विज्ञानी, उनका भी इस मूर्ति में इंटरेस्ट आया, इसीलिए क्योंकि उसकी जब प्रतीक विज्ञान को उन्होंने देखा तो उनको ये दिखाई दिया कि ये अस्तित्व और अनस्तित्व का एक प्रतीक है, बीइंग और नॉन बीइंग का, क्रिएशन और डिसोल्यूशन का, दोनों का प्रतीक है। जितनी मात्रा में डिसोल्यूशन, यस, मैटर और एंटी मैटर भी, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल भी, ये सारी चीज़ें हैं। वो तो टर्मिनोलॉजीज देखिए डालते चले जाएंगे साइंटिस्ट अपनी, लेकिन मोटी मोटी टर्मिनोलॉजी यही समझ लीजिए कि जो विपरीतता है उस विपरीतता का संतुलन और उसका नृत्य। तो भारत हमेशा इस पर सहज रहा है, उसने इस पर कभी भी चीख पुकार नहीं मचाई कि ऐसा क्यों है, ये गलत है, इसको मिटाओ, इसको ठीक करो। हम जब भारत में प्रतीक लेते हैं देव और असुर का संग्राम, संग्राम तो कहानी में लोगों ने उसको बना लिया कि एक कोई युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध की घटना की पृष्ठभूमि देखिए, वो भी कितनी प्लेफुल्ली चल रही होती है, कितनी प्लेफुल्ली चल रही होती है। तो ये सब मसला है और इसको समझें, खुश रहें। दैट्स आज के लिए इतनी ही बात।